नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी पीएचटी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 हल करेंगे, जो कि घटना चक्र से सभी प्रश्न होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं हम लोग राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 33। तो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग निर्वाचन प्रक्रियाओं प्रतिनिधित्व इससे संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आइए देखते हैं निर्वाचन प्रक्रिया एवं प्रतिनिधित्व से संबंधित पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है निर्वाचन पद्धति मूलतः कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जो निर्वाचन पद्धति होती है वह कितने प्रकार की होती है। ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3 और डी दिया है 4। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन पद्धति जो होती है मूलतः वो हमारे दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहले हमारी होती है प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष होती है, और दूसरे होते हैं हमारा अप्रत्यक्ष। ठीक है, कौन सी? अप्रत्यक्ष। तो फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष होती है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। ठीक है, किस प्रकार की उसकी प्रक्रिया होती है, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं हमारे देश के, वो उनका जो निर्वाचन होता है किस प्रकार से होता है। ए दिया है प्रत्यक्ष, बी दिया है अप्रत्यक्ष, सी दिया है दोनों का सम्मिलित रूप और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से उनके निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, प्रायः अधिकांश देशों में मतदान की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी बहुल और डी दिया है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो अधिकांश, ठीक है, अधिकांश जो प्रायः जो अधिकतर देशों में जो मतदान की प्रक्रिया होती है वह हमारी अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उस प्रक्रिया अपनाई जाती है। कौन सी? अप्रत्यक्ष, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, जिस बात का प्रभाव सब पर पड़ता है उसका निर्णय सबके द्वारा ही होना चाहिए, यह किसने कहा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस बात का प्रभाव सब पर पड़े और उसका जो निर्णय है क्या हो, सबके द्वारा होना चाहिए, यह विचार किसने दिया है। तो ए दिया है हमारा ग्रीन, बी दिया है बेंथम, सी दिया है मिल और डी दिया है लास्की। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यह विचार हमारे मिल महोदय ने दिया था। ठीक है, कि जिस बात का प्रभाव सब पर पड़े उसका निर्णय क्या होना चाहिए, सबके द्वारा होना चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसका कथन है कि यह 4 मास का व्यभिचार है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई कि उनके निर्वाचन के संबंध में किसने यह कहा है कि यह 4 मास का क्या है, व्यभिचार है। ए लास्की, बी जोड, सी डायसी और डी दिया है कोल। प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लास्की। ठीक है, लास्की ने कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कि यह क्या है, यह 4 मास का क्या है, व्यभिचार है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लास्की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, गैर मेंडरिंग क्या है। देखिए फ्रेंड्स, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि इससे संबंधित हर देश से संबंधित ये प्रश्न इसमें लिए जाते हैं, और इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में टीजीटी और पीजीटी में फिक्स हो जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है, और इस प्रैक्टिस का आंसर भी आप लोग लगाते चलिए। आइए पहले ऑप्शन को देखते हैं फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ए कह रहा है शासक का उत्तरदायित्व, बी दिया है किसी खास पार्टी द्वारा अनुचित लाभ की प्राप्ति, और सी दिया है चुनाव की एक प्रक्रिया, और डी है मतगणना की पद्धति। तो फ्रेंड्स, गैर मेंडरिंग की बात हो रही है। तो गैर मेंडरिंग हमारी क्या है,
ठीक है। ये क्या होता है, ये किसी खास पार्टी द्वारा क्या होता है, गलत तरीके से अगर कोई लाभ प्राप्त करते हैं तो उसी को कहा जाता है गैर मैंडरिंग। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, किसी खास पार्टी द्वारा अनुचित लाभ की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य समर्थक कौन है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का समर्थक कौन है। ए हंसा, बी बेंथम, सी हॉलेट और डी दिया है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 7। तो फ्रेंड बहुसदस्यीय निर्वाचन के जो क्षेत्र का समर्थन करते हुए हमारे हॉलेट महोदय करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हॉलेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा है, निम्न में से किस देश में मतदान अनिवार्य है। मतदान अनिवार्य है, देखिए प्रश्न का कहने का मतलब है ऐसा कौन सा देश है जहां पे मतदान, आपको वोट देना आपको अनिवार्य है। ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी बांग्लादेश और डी दिया है नेपाल। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे बेल्जियम में क्या है, मतदान करना अनिवार्य है। ठीक है, कहाँ पे, बेल्जियम में। ठीक है, वहाँ पे मतदान आपको करना अनिवार्य है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कहाँ अनिवार्य मतदान सिद्धांत लागू नहीं किया गया है। ठीक है, ठीक है, इसमें पूछा कि मतदान करना आपको अनिवार्य नहीं है किस देश में। ए भारत, बी नीदरलैंड, सी चेकोस्लोवाकिया और डी दिया है बेल्जियम। तो फ्रेंड्स देखिए भारत में हमारा क्या है कि आपको मतदान करना अनिवार्य नहीं है, आपके स्वेच्छा से है कि आप मतदान कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि मतदान करना चाहिए, आपका वोट बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, बेल्जियम में अनिवार्य मतदान कब से लागू किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, बेल्जियम में जो अनिवार्य मतदान है यह कब से लागू किया गया। ए 1889 से, बी 1893 से, सी दिया है 1903 और डी दिया है 1923 से। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 जो कह रहा है बेल्जियम में जो अनिवार्य मतदान हुआ था, अनिवार्य मतदान जो लागू किया गया वो 1893 से लागू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा है, मतदान में आम जनता की न्यूनतम सहभागिता का कारण है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि जो मतदान में आम जनता क्या करती है, कम से कम मतदान करती है, तो उसका कारण क्या है। ए अशिक्षा, बी अरुचि, सी गरीबी और डी दिया है तीनों ही। तो फ्रेंड्स कम मतदान होने का कारण यही होता है कि जनता में क्या होता है, अशिक्षा होती है, उसके अंदर अरुचि होती है मतदान के प्रति, और गरीबी के कारण भी क्या होता है कि कम मतदान पड़ते हैं, क्योंकि गरीब लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, वहाँ से आ नहीं पाते हैं। ठीक है, अपने रोजी रोटी के लिए, तो मतदान कम होता है या गरीब जा नहीं पाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो डी कह रहा है कि तीनों ही ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, निर्देशित प्रतिनिधित्व का समर्थक है। ए लास्की, बी मिसेल्स, डी दिया है रोबेस्पियर और डी दिया है तीनों ही। प्रश्न नंबर 12। तो फ्रेंड निर्देशित प्रतिनिधित्व का जो समर्थक है वह हमारा रोबेस्पियर है, सॉरी फ्रेंड्स रोबेस्पियर है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, प्रतिनिधि निर्वाचकों का अधिवक्ता मात्र है, यह कथन है। ठीक है, देखिए प्रश्न पहले समझ लिए, प्रतिनिधि जो होते हैं यानी चुनाव में आपके जो प्रतिनिधि होते हैं, जो वोट मांगने आते हैं, वह निर्वाचकों यानी जनता का क्या है, क्या अधिवक्ता है, यानी आपकी क्या है समस्याओं और आपकी बातों को रखने वाला। ठीक है, क्या है, अधिवक्ता है। तो यह कथन किसने कहा है। ए हॉब्स का है कथन, ये रूसो का है, सी मॉन्टेस्क्यू दिया है और डी दिया है बर्क। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है हमारे रूसो महोदय का है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रूसो का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, भारत में दल बदल कानून कब लागू किया गया। देखिए फ्रेंड्स यह प्रश्न कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो इसे आप लोग एकदम रट डालिएगा, और जिन लोगों को याद है एक बार से रिपीट कर ले। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि दल बदल कानून कब लागू किया गया। ए दिया है 1960, बी दिया है 1962, सी दिया है 1985 और डी दिया है 1969। तो फ्रेंड्स ये जो दल बदल कानून पर रोक लगाने की चेष्टा की गई थी, यह 1985 में की गई। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1985।
85। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र किसकी कृति है। बहुत अच्छा प्रश्न। प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र किसकी कृति है। ए मिलर, बी बेंथम, सी रिची और डी दिया है डिग्वी। तो फ्रेंड्स यह जो कृति है हमारे मिलर महोदय की है। कौन सी, प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मिलर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए कह रहा है, प्रतिनिधि का चुनाव किसकी कृति है। देखिए प्रतिनिधि का, वहाँ प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र की बात थी, यहाँ पे प्रतिनिधि का चुनाव है, यह भी एक पुस्तक है, यह किसकी कृति है। ए मिल, बी हेयर, सी बेंथम, डी दिया है यंग। तो फ्रेंड्स यह जो कृति है हमारे हेयर महोदय की है। किसकी है, हेयर महोदय की है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हेयर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन किसकी कृति है। ठीक है फ्रेंड्स, पुस्तक का नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन किसकी कृति है। ए सी एफ स्ट्रांग, बी फाइनर, सी जेलिनेक और डी दिया है सिजविक। तो फ्रेंड्स मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे सी एफ स्ट्रांग महोदय की कृति है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए कह रहा है, द्वितीय मतपत्र योजना का समर्थक कौन है। ए गार्नर, बी गिलक्राइस्ट, सी सिजविक और डी दिया है स्ट्रांग। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय मतपत्र योजना का जो समर्थक है वह हमारा गिलक्राइस्ट है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, भारत में प्रथम निर्वाचक प्रणाली कब अपनाई गई। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो भारत में प्रथम निर्वाचक जो प्रणाली थी वह कब अपनाई गई। ए दिया है 1809 में, बी दिया 1909 में और सी दिया 1918 में, डी दिया है 1951 में। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहली बार भारत में जो निर्वाचक प्रणाली अपनाई गई थी वह 1909 में अपनाई गई, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1909। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए कह रहा है, विशुद्ध प्रतिनिधित्व की कल्पना किसके विचारों में मिलती है। ए मार्क्स, बी लेनिन, सी मॉन्टेस्क्यू और डी दिया है वर्क। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, कौन सा, सी मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, 1295 में किसके द्वारा आहूत संसद को आदर्श संसद कहा गया। ठीक है, 1295 में जो आहूत संसद हुई थी उससे आदर्श संसद कहा गया। किसने कहा था। ए जेम्स प्रथम ने, बी एडवर्ड प्रथम ने, सी जेम्स द्वितीय ने और डी दिया है फर्डिनेंड ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा एडवर्ड प्रथम। ठीक है, आदर्श संसद किसने कहा था, एडवर्ड प्रथम ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड प्रथम। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए कह रहा है, निम्न में से किस देश में प्रतिनिध्यात्मक संसद प्रारंभ से ही रहा है। ठीक है, ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी रूस और डी दिया है जापान। तो प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रारंभ से यानी शुरू से ही कौन सा वहाँ पे प्रतिनिध्यात्मक संसद प्रारंभ से रही है। कहाँ पे, ब्रिटेन में, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए कह रहा है, निम्न में से किस आधार पर मताधिकार से वंचित करना अन्याय है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको ये बताना है कि किस आधार पे आप वोट देने से उन्हें रोक सकते हैं। ठीक है, रोक नहीं सकते, रोकना अन्याय है। ए दिया है जाति, बी दिया है धर्म, सी दिया है वंश और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमारा जो 23 नंबर का प्रश्न इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि जाति, धर्म और वंश के आधार, ठीक है, तीनों पे ही अगर हम मताधिकार से उसे रोकते हैं तो यह क्या होगा, अन्याय होगा उस व्यक्ति के साथ, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए कह रहा है, निम्न में से किस आधार पर मताधिकार से वंचित करना तर्क संगत है। देखिए प्रश्न ये थोड़ा सा उसका अपोजिट कर दिया। उस प्रश्न का अपोजिट है कि इसमें दिया है कि आपको किस आधार पे अगर मताधिकार से अगर उसे वंचित करते हैं तो सही उसे ठहराया जा सकता है। ए दिया है लिंग, बी दिया है मानसिक दशा, सी दिया है गरीबी और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स
देखिए आप अगर लिंग के आधार पे करते हैं तो ये तर्कसंगत नहीं है, गरीबी के आधार पे भी करते हैं तो ये भी तर्कसंगत नहीं है, लेकिन मानसिक दशा उसकी गड़बड़ है, अगर उसे आप मताधिकार से वंचित करते हैं तो यह एक तर्कसंगत पूर्ण माना जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक दशा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 कह रहा है निम्न में से कौन सा जन सामान्य को मताधिकार दिए जाने के पक्ष में नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है मैकाले, बी लेकी, और सी दिया है ब्लंटसली, और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न कह रहा था कि जन सामान्य को मताधिकार दिए जाने के, यानी कि सभी लोगों को, जो सामान्य लोगों को क्या है मताधिकार देना नहीं चाहिए। ठीक है, यह किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, मैकाले, लेकी और ब्लंटसली तीनों ने ही जन सामान्य लोगों को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए, कह रहा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रधान प्रवक्ता कौन था? ए मैकाले, बी लेकी, सी मैरियम, और डी दिया है GDH कोल। प्रश्न नंबर 26। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, GDH कोल। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है सामान्य बहुमत प्रणाली किस देश की उपज है? ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान, और डी दिया है ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो सामान्य बहुमत प्रणाली है ये हमारे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की क्या है, उपज है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है सामान्य बहुमत प्रणाली निम्न में से किन किन देशों में पाई जाती है? ठीक है, जो सामान्य बहुमत प्रणाली है आपके किन किन देशों में पाई जाती है? आपके पास चार ऑप्शन है, ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी दिया है ब्रिटेन, और डी दिया है तीनों में। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन तीनों में ही क्या है, सामान्य बहुमत प्रणाली है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है किसके अनुसार पागलों को भी मताधिकार मिलना चाहिए? देखिए यहाँ पागलों की बात हो रही है, जबकि पागल अगर कोई व्यक्ति है तो उसे आप मताधिकार से क्या कर सकते हैं, वंचित कर सकते हैं, ये तर्कसंगतपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है उसको भी मताधिकार मिलना चाहिए। इसका समर्थन कौन करता है? ए ग्रीन, बी मिल, सी बेंथम, और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो समर्थन करता है, ठीक है, ये हमारा मिल करता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मिल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, एंड्रयू ने किस प्रणाली का समर्थन किया है? ए सीमित मत प्रणाली, बी बहुमत प्रणाली, और सी दिया है एकल संक्रमणी दल प्रणाली, और डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 30। तो फ्रेंड्स एंड्रयू ने एकल संक्रमणी दल प्रणाली का समर्थन किया है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एकल संक्रमणी दल प्रणाली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है दो संसद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ए हेनरी मेन, बी हेनरी बेंथास, सी ड्रूप, और डी दिया है एंड्रयू। तो प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दो संसद की अवधारणा का जो प्रतिपादक है वह हमारा हेनरी बेंथास है। कौन है? हेनरी बेंथास है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी बेंथास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र कौन सा है? फ्रेंड्स ये तो जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर मुझे लगता है कि जो कोई भी पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, उसे इस प्रश्न का आंसर तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी लोगों को आ रहा होगा। तो ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, बी दिया है भारत, सी दिया है चीन, और डी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र हमारा भारत देश है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद जो है वह कौन सा है? ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 342, डी दिया है अनुच्छेद 329। तो फ्रेंड्स भारत में जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह हमारा अनुच्छेद 324 है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है, किस संशोधन द्वारा भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या नियत की गई है?
ए 44वें, बी 42वें, सी 46वें और डी दिया है 43वें। तो फ्रेंड्स 42वें संशोधन द्वारा भारत में जो लोकसभा के सीटें हैं उनकी क्या की गई है, संख्या को नियत कर दी गई है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 42वें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारत के प्रथम लोकसभा में कितने सदस्य थे। ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा की बात हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, भारत के संविधान सभा की बात नहीं यहाँ पे हो रही है, लोकसभा की। अगर संविधान सभा में कितने सदस्य थे तो आप 389 मारेंगे, लेकिन लोकसभा की बात आएगी फ्रेंड्स तो आप 489 मारेंगे, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बहुत इजी प्रश्न, ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी दिया है मुख्य न्यायाधीश। तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है वह हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 कह रहा है वर्तमान में भारत में कितने सदस्यीय चुनाव आयोग हैं। ए 1 सदस्यीय, बी 2 सदस्यीय, सी 3 सदस्यीय और डी दिया है बहुसदस्यीय। प्रश्न नंबर 37, तो प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 3 सदस्यीय। ठीक है, कौन सा 3 सदस्यीय राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 38 देखिए कह रहा है चुनाव आयोग है। ठीक है, चुनाव आयोग क्या है, देखिए किस प्रकार का वह निकाय है। ए एक स्वतंत्र निकाय है, बी एक सामाजिक निकाय है, सी एक वैधानिक निकाय है और डी दिया है एक राजनीतिक निकाय है। तो फ्रेंड्स चुनाव आयोग क्या है, वह स्वतंत्र है। ठीक है, वह किसी के दबाव में नहीं कार्य करता है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता है। तो चुनाव आयोग क्या हो जाएगा हमारा, एक स्वतंत्र निकाय है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र निकाय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है आमतौर पर भारत में मतदान केंद्र पर कितने मतदाता वोट डाल सकते हैं। फ्रेंड देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि आमतौर पर मतदान में मतदाता जो होता है केंद्र पर कितने मतदाता वोट डाल सकते हैं, यानी जो मतदान केंद्र बनता है, जो बूथ बनता है, कई उस पे बूथ होते हैं, तो उस एक बूथ पे कितने लोग मतदान कर सकते हैं आमतौर पे। ठीक है, ए दिया है 100, बी दिया है 1000, सी दिया है 10,000 और डी दिया है कितने भी। तो फ्रेंड्स आमतौर पे जो होता है भारत में मतदान केंद्र पे जो मतदाता वोट डालते हैं उनकी संख्या बताई गई है कितने, 1000। ठीक है, कितने 1000 बताई गई है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी होगा। अगर यह आपको कंफ्यूज लगता है तो आप लोग भी इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है आपको जहां तक मैं जानता हूं कि 1000। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है राष्ट्रीय दल को कौन मान्यता देता है। ए सरकार, बी चुनाव आयोग, सी राष्ट्रपति और डी दिया है न्यायपालिका। राष्ट्रीय दल को कौन मान्यता देता है, तो सभी लोगों को पता है जो राष्ट्रीय दल को मान्यता देता है वो हमारा चुनाव आयोग होता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 41 भारतीय जनसंघ का न्याय नाम क्या है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, भारतीय जनसंघ का नया नाम, यानी नया नाम क्या है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो देखिए ऑप्शन है आपके भारतीय जनता पार्टी, बी दिया है समाजवादी जनता पार्टी और दिया है जनता पार्टी और डी दिया है जनता दल पार्टी। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए जो भारतीय जनसंघ का नया नाम है वह हमारा जो इस समय हमारे देश में क्या है करंट टाइम में जो सरकार है बीजेपी की, ठीक है, उसी का पुराना नाम क्या था, भारतीय जनसंघ। ठीक है, क्या था, भारतीय जनसंघ, यानी कि अभी उसका परिवर्तित नाम क्या है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, नया नाम उसका है। और यह भारतीय जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी हुई थी तो कब हुई थी, यह 1980 में हुई थी। इसके पहले यह हमारे भारतीय जनसंघ के नाम से भारतीय जनता पार्टी थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है जेएस मिल निम्न में से किसे मतदान का आधार बनाने के पक्ष में थे। ए शिक्षा, बी संपत्ति और सी दिया है उपयुक्त दोनों और डी दिया है किसी को नहीं। तो फ्रेंड्स जेएस मिल जो थे यह हमारे शिक्षा और संपत्ति दोनों ही प्रकार से क्या थे, मतदान देने का अधिकार बनाने के पक्ष में थे। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का घोर आलोचक है। ए लास्की, बी मिल, सी एक्टन और डी दिया है उपयुक्त सभी।
तो प्रश्न नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा लास्की। ठीक है, यानी कि हमारा जो लास्की कहता है कि वो क्या कहता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है प्रणाली का घोर उसकी क्या करता है, आलोचना करता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 44, द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेटिव किसकी कृति है, ए हेयर, बी मिल, सी एंड्रयू और डी दिया है किथ। तो प्रश्न नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा हेयर। ठीक है, हेयर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है, सामान्य बहुमत प्रणाली किस व्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ए एक दलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सामान्य बहुमत प्रणाली होती है यह द्विदलीय व्यवस्था के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 46, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निर्वाचक कोटा संबंधी प्रावधान को व्यावहारिक रूप सर्वप्रथम कहाँ मिला, ए डेनमार्क, बी फ्रांस, सी ग्रीस और डी दिया है ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क में क्या हुआ था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निर्वाचन कोटा संबंधी प्रावधान को क्या व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया था सबसे पहले, कहाँ पे, डेनमार्क में, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है, प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का कौन सा समर्थक नहीं है, ए मिराबियो, बी कोल, सी लास्की और डी दिया है सिडनी वेब। प्रश्न नंबर 47, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन सी लास्की। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 48 देखिए क्या कह रहा है, वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, किसका कथन है। ठीक है, वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, यानी कह रहा है कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है, किसने कहा है, ए बेंथम, बी लास्की, सी कोल और डी दिया है ग्राहम वालाज। प्रश्न नंबर 48, तो इसका यह जो कथन है हमारे लास्की महोदय का है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लास्की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है, कौन समाज में विशिष्ट व्यक्तियों को ही मताधिकार दिए जाने के हिमायती हैं, ए मैकाले, बी लेकी, सी ब्लंटसली और डी दिया है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 49, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी कि जो मैकाले, लेकी, ब्लंटसली हैं तीनों ही क्या हैं, हमारे समाज में विशिष्ट व्यक्तियों को मताधिकार दिए जाने के हिमायती हैं, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 50 देखिए कह रहा है, कौन महिला मताधिकार एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थक है, ए मिल, बी बेंथम, सी रूशो और डी लास्की। ठीक है, प्रश्न नंबर 50, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए होगा मिल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की मांग किसने की, ए मिराबियो, बी मुसोलिनी, सी श्रमिक संघवादी और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है इसका आप लोग गेस कर सकते हैं, इसका तर्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 51 कह रहा है व्यावसायिक। ठीक है, तो व्यावसायिक की बात आ रही है, तो व्यावसायिक वही करेंगे जो श्रमिक लोग होंगे, यानी कि श्रमिक संघवादी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 51 का सी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है, मतदान का वैधानिक सिद्धांत किस युग की देन है, ए 16वीं, बी 17वीं, सी 18वीं से 19वीं और डी दिया है 19 से 20वीं। तो फ्रेंड्स मतदान का वैधानिक जो सिद्धांत माना जाता है इस युग का किस युग का देन, तो यह 19वीं से 20वीं सदी जो था इस युग की देन माना जाता है मतदान का वैधानिक सिद्धांत। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 से 20वीं सदी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है, किसी नागरिक को किस आधार पर मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, ए दिया है वैभव, बी दिया है अधिवास, सी दिया है विचारधारा और डी दिया है किसी भी आधार पर नहीं। तो फ्रेंड्स क्या कहा है, किसी नागरिक को किस आधार पर मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, गेस करिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है आपके वैभव, अधिवास, विचारधारा और दिया है किसी भी आधार पर नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा अधिवास। ठीक है, देखिए कैसे,
मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश का है या किसी दूसरे स्टेट का है तो वह दूसरे स्टेट में नहीं मताधिकार दे सकता है, ठीक है। उसे उस मताधिकार देने से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अधिवास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है, राज्य किसे मताधिकार से वंचित कर सकता है? ए अनिवासी, बी गंभीर अपराधी, सी कुष्ठ रोगी और डी दिया उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स राज्य जो होता है आपके अनिवासी जो कि वहाँ के निवासी नहीं है, और गंभीर अपराधी है, कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो व्यक्ति, और कुष्ठ रोगी है, तो राज्य क्या करेगा उसे मताधिकार से वंचित कर सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55 देखिए क्या करा है, निम्न में से किस देश में मतदान अनिवार्य है? देखिए मतदान अनिवार्य है, फिर दे दिया प्रश्न ये, ए दिया है स्विट्जरलैंड, बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, सी दिया है जर्मनी और डी दिया है फ्रांस। पूछा है कि कहाँ पे मतदान क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 55, तो प्रश्न नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मतदान देना अनिवार्य है, यानी वोट देना अनिवार्य है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है, किस देश की संसद के दोनों सदनों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी भारत और डी दिया है जापान। प्रश्न नंबर 56, तो फ्रेंड्स प्रश्न कह रहा था कि किस देश के संसद के दोनों सदनों के सदस्य प्रत्यक्ष, यानी दोनों सदन, दो सदन जहाँ पे होते हैं, ठीक है, दोनों सदनों में क्या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। बाकी ब्रिटेन, भारत, जापान में अप्रत्यक्ष रूप से संसद में, ठीक है, सदस्यों का निर्वाचन होता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57 देखिए कह रहा है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र किस देश में होते हैं? ए भारत, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी दिया है सोवियत रूस, यानी सोवियत संघ जो रूस है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी में क्या होता है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है कहाँ पे, जर्मनी में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 देखिए कह रहा है, मतदान के कितने प्रकार हैं? वही प्रश्न रिपीट कर दिया, ठीक है। मतदान के कितने प्रकार के, तो जैसा कि पहले ही प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए क्या कह रहा है, गुप्त मतदान की आलोचना किसने की है? ए मॉन्टेस्क्यू, बी मिल, सी ट्राटस्की और डी दिया है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 59, तो फ्रेंड्स जो गुप्त मतदान होता है, यानी कि छुपे तौर पे जो मतदान होता है, उसका जो आलोचना करते हैं हमारे मॉन्टेस्क्यू, मिल और ट्राटस्की, तीनों ही करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है, किसने गुप्त मतदान व्यवस्था को मुक्त एवं स्वतंत्र मताधिकार की एक अनिवार्य शर्त के रूप में समर्थन किया है? ए हैरिंगटन, बी गिलक्राइस्ट, सी वर्ने और डी दिया है संपीटर। प्रश्न नंबर 60, तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हैरिंगटन, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हैरिंगटन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए क्या कह रहा है, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने 2 श्रेणियों में बांटा है? ए फ्रेडरिज, बी ए आर बॉल, सी फाइनर और डी दिया है कोल। तो प्रश्न नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी होगा ए आर बॉल, ठीक है। ए आर बॉल ने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को 2 श्रेणियों में बांटा है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए आर बॉल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, किसने प्रतिनिधित्व के अनुक्रियाशील पक्ष पर बल दिया है? ए लोवेनबर्ग, बी दिया है किम, सी दिया है उपयुक्त दोनों और डी दिया है कॉप्स। प्रश्न नंबर 62, तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित और प्रतिनिधित्व से संबंधित क्या किया हम लोगों ने, महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देख दिया, ठीक है। तो आपके इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे यदि आप इन सभी प्रश्नों को कंठस्थ कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जरूरी नहीं होता एकदम सेम होगा, लेकिन घुमाएगा बस प्रश्न के इर्द गिर्द ही रहेगा, इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। आइए अगले वीडियो में हम लोगों ने जो राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर
32 था, जिसमें हमने आपसे प्रश्न पूछा था, जिसका आंसर कई लोगों ने दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। तो प्रश्न को देखते हैं कि वह प्रश्न हमारा क्या था। तो फ्रेंड्स, प्रश्न हमारा था आप लोगों के लिए, प्रश्न था कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय की बात नहीं हो रही है, उच्च न्यायालय की। ऑप्शन आपके पास था 18, 25, 45 और निश्चित नहीं। तो फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय में जो होता है मुख्य न्यायाधीश के अलावा, ठीक है, जो मेन जज होते हैं उनके अलावा जो जज होते हैं उनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इनके संख्या को आवश्यकता के अनुसार क्या है, निर्धारित की जाती है। जब जितने न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ती है जिस न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, वहाँ पर उतने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निश्चित नहीं। देखिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय की बात आएगी तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा वहाँ पे जो न्यायाधीशों की संख्या है वर्तमान में हमारे कितने हैं, तो फ्रेंड्स हमारे 34 मानी इस समय है। ठीक है, कितने हैं, 34 है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस तरह से कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जो देखिए, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं और जो उनका कार्यकाल होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका कितना होता है फ्रेंड्स, 62 ईयर्स होता है। कितना, 62 ईयर्स होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आइए आज के लिए, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए जो प्रश्न है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि आज के लिए आप लोगों का प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आप लोगों का प्रश्न बहुत आसान सा और बहुत इजी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यह स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न माना जाएगा इसे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1885 में स्थापित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ये बम्बई में भी, लाहौर में, सूरत में और दिया है कलकत्ता में। बहुत आसान सा प्रश्न, सभी लोगों को पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक मैं और आपको हिंट दे देता हूँ कि जब यह अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वे हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, कौन थे, सॉरी फ्रेंड्स, बेमोस चंद्र बनर्जी थे। कौन, बेमोस चंद्र बनर्जी थे। तो फ्रेंड्स, जो अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वे हमारे कौन थे, बेमोस चंद्र बनर्जी। तो आप लोग हिंट से समझ गए होंगे कि कहाँ पे बेमोस चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता पहली बार की थी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को लगे कि किसी प्रश्न का आंसर गलत है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। मैं उसका स्पष्टीकरण देने की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को हर कमेंट पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।